नमस्कार दोस्तों, निबंध क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज का निबंध है विविधता में एकता, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ये एक ऐसा निबंध है जो बहुत ही सहज है और अथवा बहुत ही जटिल है। विषय इसका इतना समान है कि विविधता में एकता और भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ये इस लाइन में ही, वाक्य में ही, या जो कहें निबंध का शीर्षक है, इसी में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले मैं आपको दो चार एग्जाम्पल दूंगा कि विविधता में एकता का एग्जाम्पल क्या होता है। बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे बोर्ड पर। जैसे इस क्लासरूम में ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एक क्लासरूम। लेकिन इस क्लासरूम में लड़के और लड़कियां हैं, तो पहले दो डिवीज़न। ये सारे जो विद्यार्थी हैं ये अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन कहने क्या है, क्लासरूम। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने क्लासरूम भी विद्यार्थी रूपी विविधताओं से क्या हुआ है, भरा हुआ है। एक पुस्तकालय है, तो एक पुस्तकालय भी विभिन्न किताबों से क्या हुआ है, भरा हुआ है, लेकिन उसे हम लोग कॉमन उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक माली के बगीचे में, जो फूल का बगीचा होता है, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उसको हमें एक लाइन में कहते हैं कि यह क्या है, बगीचा। अब हम आते हैं अपने भारत देश में। हमारा भारत देश भी एक विविधताओं वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदियों से सनातन परंपरा से लेकर के, माने भारत के आदि से लेकर और वर्तमान समय तक देखा जाए तो भारत विविधतापूर्ण देश रहा है। और इसको प्राकृतिक विविधता से लेकर के मानवीयकृत विविधता तक और खान पान की विविधता से लेकर के वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृतियाँ, बोली, भाषा, जितने भी हैं विविधताएं भारत में भरी पड़ी हुई हैं। तो इन सभी विविधताओं को तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इसे आप शब्दों में कैसे पिरोएंगे कि आपको 70, 80, 90% मार्क्स मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत के महत्वपूर्ण विविधताओं को आप पहले पहचान कीजिए और पहचान करके अपने दिमाग में 8-10 पॉइंट बनाइए, और उन विविधताओं के 8-10 पॉइंट को आप अलग अलग पैराओं में, चाहे अलग अलग पेजों पर अगर चर्चा करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, तो आपको एक अच्छा मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूं कि भारत की विविधता का हम लोग पहला जो बात देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक विविधता है। उत्तर में देखते हैं आप तो क्या है, विशाल हिमालय पर्वत, और पूर्वोत्तर की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में हम जाएंगे, उत्तर दक्षिण में, तो हमारा हिंद महासागर हमारा पैर पखार रहा है, समुद्री क्षेत्र है। और दक्षिण का जो इलाका है ये भी पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है। हम लोग इसके पश्चिमी भाग में जाएंगे, तो इसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान, सर्वाधिक घनघोर वर्षा वाला क्षेत्र है, और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएँ पाई जाती हैं। और पूर्वी भाग में जाएंगे तो सामान्य वर्षा का क्षेत्र है, और यहाँ पर नदियाँ डेल्टाएँ बनाती हैं, और बहुत ही उपजाऊ मैदान भरे पड़े हैं डेल्टाओं क्षेत्र में। मध्यवर्ती बीच के देखें तो मैदानी भाग है। राजस्थान का, गुजरात का हम लोग भाग देखेंगे, पश्चिम रेगिस्तानी भाग है। तो भारत में प्राकृतिक विविधताएं भी भरी हुई हैं। और विविधताओं की हम लोग बात करें, चर्चा हम लोग करेंगे नोट्स पर। तो सबसे बड़ी विविधता हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता। शुरुआत से भारत एक सनातन देश रहा है, कई धर्मों के लोग यहाँ पर आके बाद में बसे हैं, लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति हम देखोगे, वेदों से पढ़ेंगे तो कोई शैव है, कोई वैष्णव है, तो कोई दुर्गा के उपासक है, तो कोई विष्णु के उपासक है, तो कोई शिव का उपासक है, तो कोई अघोरी है। तो शुरुआत के सनातन से एक ही धर्म के लोग में भी धार्मिक विविधता होते हुए भी हमारी एकता है। वो एकता क्या है, इसकी हम चर्चा करें। जैसे प्राकृतिक रूप से सब अलग होते हुए भी, लेकिन हमारा देश क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ से किससे घिरा है, पर्वत से। तो एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि एक ही क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सभी धर्मों को मानते हुए, सनातन की मैंने बात किया तो उसे मुख्य रूप से सनातन कहा गया है। और वर्तमान समय भी
सभी धर्मों और पंथों की विविधताएं होते हुए भी सबको राष्ट्र धर्म विश्वास होता है। सबके लिए एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। सब लोग अपने धर्म अलग अलग से मनाता है, लेकिन जब देश धर्म की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो एक ही धर्म होता है, मानव का धर्म और राष्ट्र धर्म। तो हमारा देश में धार्मिक विविधता होते भी एकता है। हम लोग राष्ट्र के लिए मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो ये भी हमारी विविधता है। भाषाएं देखेंगे, एक कहावत है भारत में कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर भाषा। तो हर एक कुछ किलोमीटर माइल्स पर क्या होता है, पानी का स्वर बदल जाएगा और भाषा बदल जाएंगे। इतने भाषा होने के बावजूद हमारा जो केंद्रीय भाषा में प्राकृत है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, एक भारतीय भाषा के रूप में जो राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा में हिंदी भारत के सभी भाषाओं में मिल जाती है। एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति, पटना का रहने वाला व्यक्ति भारत के किसी कोना में चला जाए और कल उसको शुद्ध हिंदी बोलने आता है तो उसका काम चल जाएगा। तो भाषाओं में कई भाषाएं होते हुए, या एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, कितना भी कुछ नहीं पढ़ा लिखा होगा तो एक दो सब तो जानता ही होगा, लेकिन राजकीय भाषा जो राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाया है, इस पर लोगों का विश्वास है। तो कई तरह से हम लोग देखेंगे कि भारत में विविधताएं पाई जाती हैं। इन सभी को आप लोग अलग अलग चरणों में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम थोड़ा नोट्स के माध्यम से देखते हैं कि इसके विभिन्न भागों में, मैंने भारत के विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों, उनकी संस्कृतियों में काफ़ी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ ध्रुव प्रदेश की तरह अति ठंडे हैं। ये हिमालय की बात कर रहा है और रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। वर्षा का कहीं पर अतिरेक है तो कहीं उसका नितांत अभाव है। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक नस्ल या एक संस्कृति का अंग नहीं मान सकता। भारत में नस्लीय विविधता भी है। आप देखिए, चले जाइए पंजाबी लोगों को देखिए, कश्मीरी लोगों को देखिए, असमिया को देखिए, सिक्किम में, मणिपुर में और उधर त्रिपुरा में रहने लोगों को देखिए, दक्षिण भारत के लोगों को देखिए, तो लगे कि भारत में प्रजातीय विविधता भी है, लेकिन सभी एक रूप से क्या हैं, एक इंडियन है, एक भारतीय हैं। और इनका बड़ा जो संख्या है, भले उसको हम लोग मंगोलायड और निग्रोइड का साइड में बांट देते हैं, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और ये सब भारत के लिए मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए। तो ये सब देखेंगे। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन, वस्त्र उतने ही भिन्न हैं जितनी उनकी भाषाएं या बोलियां हैं। इतनी और इस कोटि की भिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। इस सूत्र की अनेक विधाएं हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। भारत की बाहरी विभिन्नताएं एवं विविधताएं भौतिक हैं, किंतु भारतीयों के अभ्यंतर में प्रवाहित एकता की भावना की धारा ने देश के जन मानस को एक सूत्र में पिरो रखा है। और भारत की एकता के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित पंक्तियां भी यहाँ पर नीचे दिखाई गई हैं, जिसे आप सहज समझ सकते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, माने हमारे सभी भारतीय निवासी क्या हैं, एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हों, चाहे अनेक हैं। एक बार दोबारा दोहराता हूँ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। मतलब कि ये सभी भारत को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्रीय के रूप में एक ही सूत्र में क्या करता है, बांध देता है। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में एकता, माने भारत में विभिन्न जो धर्म हैं उनमें एकता भी है। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एवं पारसी आदि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार, धर्म तथा आदर्श इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में एकता देखने नहीं बनती है। आज भारत के लोगों ने आचार्य विनोबा भावे की इस पंक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह से बैठा लिया है। सबको हाथ की 5 अंगुलियों की तरह रहना चाहिए। मतलब कि ये अंगुलियां बड़ी छोटी हो सकती हैं, मोटी पतली हो सकती हैं, लेकिन ये सभी एक ही हाथ के क्या हैं, अंगुलियां, और एक मिल के पंजा बनाती है। तो ये विनोबा भावे की जो बात है, और मैं आपको आगे चर्चा करूंगा एक अपना पर्सनल वीडियो में कि भारत में राजनीति या लोकनीति, विनोबा भावे ने लोकनीति की बात कही थी, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो मेरा होगा जो आपको समझ आएगा कि भारत को क्या चाहिए।
यदि हम भारतीय समाज एवं जनजीवन का गहन अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि इन विविधताओं और विषमताओं के पीछे आधारभूत अखंड मौलिक एक ही भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। बाहरी तौर पर तो विषमता एवं अनेकता झलकती है, पर इसकी गहराइयों में आधारभूत एकता शाश्वत सत्य की भांति प्रकाशमान है। बिल्कुल बात सही है। आप लोग क्लासरूम बैठे हुए हैं, कई मुद्दों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन सब में एक बात है कि नहीं, हमको पढ़ना है। विद्यार्थी का मूल्यांकन क्या होता है? पढ़ना। क्लास में एक टीचर होते हैं और इस टीचर से सारे स्टूडेंट क्या होते हैं? बंधे होते हैं। माने विविधता भरी क्लास में भी क्या होता है? एक क्लासरूम। सहपाठी जो शब्द है क्या है? ये सब विविधता में एकता की ही बात करता है। ऐसा ही हमारा देश है। तो आप लोग निबंध लिखते समय जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका चयन कीजिए कि किस पॉइंट को हम कैसे समझाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से एकता, जैसे मैंने पहले ही आपको चर्चा कर दिया कि भारत को कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय अपने विराट रूप में स्थित है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता है। इन दोनों ने भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति भी बना दी है। ग्रीष्म ऋतु में जो वाष्प बादल बनकर उठती है, वहीं हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम भी जाती है, और गर्मियों में ये पिघलकर नदी की धाराएं बनकर पुनः समुद्र में वापस चली जाती हैं। सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का यहाँ अद्भुत खेल चल रहा है। बिल्कुल सही है। हिंद महासागर से पानी अभी गर्मी के दिनों में वाष्प बनकर उड़ के जाता है और हिमालय पर जम जाता है, और पुनः जब बर्फ पिघलता है तो पुनः कहाँ चला जाता है? नदियों के माध्यम से हिंद महासागर में। तो ये विडंबना, हम तुमको जल दे रहे हैं, वो हमको जल दे रहा है। एक निश्चित क्रम के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है और ऋतु चक्र समूचे देश में एक जैसा है। देखिए, इसका मतलब है कि भारत में अनेक ऋतुएं होती हैं, लेकिन कुल मिला के हम लोग को भारत को क्या कहते हैं कि एक मानसूनी देश है। भारत में जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, शिशिर है, बसंत है, हेमंत है, सदाबहार है, जो भी हो, लेकिन मिला के हम कहते हैं कि भारत एक मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। तो यही विविधता में क्या करता है? एकता की होता है। राजनीतिक दृष्टि से एकता, भारत में अनेक राजवंशों ने शासन किया है। आज भी देखेंगे तो कई राजघराने हैं भारत में, परंतु भारत में सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों को ध्येय संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है, और इसी ध्येय से राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध आदि यज्ञ किए जाते थे, तथा सम्राट स्वयं को राजाधिराज और चक्रवर्ती आदि उपाधियों विभूषित कर इस अनुभूति को व्यक्त करते थे कि वास्तव में भारत का विस्तृत भूखंड राजनीतिक तौर पर एक ही है। कहने का मतलब कि ये प्राचीन राजनीति कह रहा है कि जब भारत में कई प्रकार के जो पहले राजतंत्र हुआ करता था, तो कोई भी एक राजा जानता था कि यह संपूर्ण क्षेत्र एक देश का ही है। तो अश्वमेध यज्ञ होता था कि अगर घोड़ा अपने राज्य के अलावा जिन राज्यों में चला जाएगा क्या होगा? हमारा राज्य में जुड़ जाएगा। मतलब कि एक मानसिकता थी कि भारत के बिखरे हुए संपूर्ण भूखंड को एक ही राज्य का अधीन लाया जाए, और राजसूय यज्ञ भी यही था, सम्राट को बनाने की बात होती थी। तो इस तरह से भारत में प्राचीन काल से ही एक भारत राष्ट्र के रूप से चर्चा और कल्पना की जाती रही है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी एकता तो है ही भारत में। आज भी देखेंगे कि तो भारत में कई अनेक राजनीतिक दल हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल क्या चाहते हैं कि हम अगर भारत पर शासन करें तो हम संपूर्ण भारत पर शासन करें और भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में बनाए रखें। तो राजनीतिक विविधता होते हुए भी आज अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के सोच वाले दल हैं, लेकिन इन सभी दलों के बीच एक तो बात है कि वे सब भारत के कल्याण की ही बात करते हैं। भले कोई बिहार में चारा खा जाए और फिर भी कहे कि हम भारत के विकास की बात करते हैं, तो भाई तो विकास तो बात तो करता है, करे ना करे, राष्ट्रहित तो उसके विचार में है ही। अब कोई कहता है कि हम सब पैसा अडानी अंबानी को ही दे दें, किसानों को कुछ नहीं दे, फिर भी लोग उसी को 56 इंच का सीना वाला मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो बात यही है कि भारत में अनेक राजनीतिक विचारधारा होते हुए भी सभी राजनीतिक दल भारत के विकास की ही बात करते हैं और राष्ट्र के विकास की ही बात करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में एकता, देखिए भारत की जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सभी लोग अपने विचारधाराओं से लड़ रहे थे। कुछ अपना, कोई गरम दल है, कोई नरम दल है,
कोई जाके बम फोड़ रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई जाके गिड़गिड़ा रहा है कि मालिक मुझे आज़ाद कर दीजिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन सबके विचारधारा क्या था कि हमको भारत को आज़ाद कर दो, हमको नहीं करो, किसको आज़ाद करो, भारत को आज़ाद कर दो, देश को आज़ाद कर दो। तो राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता की परख चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के समय भी खूब हुई और समकालीन राजनीतिक इतिहासकारों में एक युगांतकारी परिवर्तन का प्रतीक बन चुके 11वीं लोकसभा 1996 के चुनाव परिणाम यद्यपि किसी दल विशेष को स्पष्ट जनादेश नहीं दे पाए, फिर भी राजनीतिक एकता की कड़ी टूटी नहीं और हमारे शास्त्र में भी संघे शक्ति कलयुगे, माने कलयुग में संघों की शक्ति या विभिन्न दलों को मिलाकर ही क्या बनेगा, शासक होगा। अर्थात कलयुग में संघ में शक्ति की बात कही गई है। तो मतलब कि 96 में जब बीपी सिंह आए थे तो विभिन्न दलों का बहुमत नहीं मिला, फिर भी कई दल मिले के क्या किए, भारत के लिए शासन किए, ठीक है ना। और आज भी देखेंगे तो केंद्र में कोई अकेले नहीं लड़ रहा है, कोई एनडीए है तो कोई इंडिया गठबंधन है, कोई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है तो कोई इंडिया गठबंधन, जो भी उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो वो भी लड़ रहे हैं। तो आज भी अलायंस का ही सरकार है। पिछले 20 सालों से देखेंगे आप, 2004 से तो अलायंस का ही सरकार था, उसके पहले भी सरकार अलायंस की ही थी। तो बात यही है कि आज जो ये बिल्कुल ही सत्य बात कहा है कि शास्त्रों में संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात संघ जो होगा वो कई चीज़ों को मिला करके होगा, वो दल हो या चाहे राज्य। सांस्कृतिक एकता की हम लोग बात करते हैं। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों और जातियों के होने पर भी उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का ही एक अंग बनकर रह जाती है। देखिए, भारत में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो आपको मिला जुला एक तो रूप मिलेगा। भारत एक आदर सत्कार करने वाला संस्कृति का देश है। आदर और सत्कार जो भारत में मिल जाएगा आपको विश्व में कहीं और देखने को भी नहीं मिलेगा, उसका रत्ती भर नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग संस्कृतियाँ रहते भी एक भारतीय संस्कृति के लोग तो अपना पहचान दिखाई देंगे। आप विदेशों में रह रहे, किसी मुस्लिम के घर चले जाइए, किसी हिंदू के सिख घर चले जाइए, वो सब आपको एक गिलास जल और मीठे के लिए जरूर पूछेंगे। लेकिन आप उसी देश में किसी और घर जाते सीधे पूछे क्या काम है, किस लिए मेरे यहाँ आए हो। लेकिन जो भी भारतीय होगा किसी भी धर्म का, वो आपको एक आदर की भावना देगा, ये भारतीय संस्कृति है। और इस संस्कृति को बखूबी जब 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत की संस्कृति की बात की थी, तो न सिर्फ सनातन की बल्कि भारतीय धर्म की बात किया था और भारत के विविध धर्मों की बात की थी, तब उनकी जय जयकार हुई थी। तो ये बात हमारे यहाँ है। समूचे देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का मौलिक आधार एक सा है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की कहानी एकता एवं समाधानों का समन्वय तथा प्राचीन एवं नवीन परंपराओं के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल से लेकर आज तक और आगे आने वाले समय में भी सदैव बनी रहेगी। धार्मिक दृष्टि से एकता। ऊपरी तौर पर भारत में अनेक धर्म संप्रदाय तथा मत हैं, पथ हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी समान दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मायावाद, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति आदि प्राय सभी धर्मों की समान विधियां हैं। सब लोग कहते हैं कि अब तो आत्मा तृप्त हो गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुल मिला के एकेश्वरवाद, ईश्वर एक ही है। हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवतियाँ हैं, चाहे 33 प्रकार की हैं, कोटि में प्रकार होता है, तो उसमें भी मिला के माना जाता है कि नहीं, भगवान क्या है, उनको सब मिला के भगवान ही कहा जाता है। और भगवान के कई रूपों को हम पूजा करते हैं। भगवान सबसे बड़ा कौन कहते हैं, हम ही नहीं कहते सबसे बड़ा विष्णु है, सबसे बड़ा महेश है। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, भगवान है। तो अनेक प्रकार के देवी देवताओं होते हुए भी हम सिर्फ एक ही भगवान में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जो निरंकार है। तो यही बात की गई है। इस प्रकार भारत की 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी विभिन्न पर्वत आदि देशों के विभिन्न भागों में स्थित हैं, तथापि देश के प्रत्येक भाग के निवासी उन्हें समान रूप से पवित्र मानते हैं और उनके लिए समान श्रद्धा और प्रेम की भावना को भी रखते हैं। देखिए,
विष्णु एवं शिव की उपासना तथा राम एवं कृष्ण की गाथा का गुणगान संपूर्ण भारत में एक समान है। हिमालय के शिखरों से लेकर कृष्णा कावेरी समतल डेल्टाओं तक सर्वत्र शिव एवं विष्णु के मंत्रों के शिखर प्राचीन काल से आकाश से बातें करते हैं और धार्मिक एकता की घोषणा करते आ रहे हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं के 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका भारत की धार्मिक एकता और अखंडता के पुष्ट प्रमाण हैं। सभी हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और उपनिषद द्वारा भारत की धार्मिक एकता, पर्व, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के प्रति समान रूप श्रद्धा भाव रखते हैं। समान भारतवर्ष में सर्वत्र संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलित है। जाति प्रथा का प्रभाव किसी न किसी रूप में भारत के स्थानों एवं लोगों पर पड़ा है। रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, ईद, होली आदि त्योहारों का फैलाव समूचे भारत में है। देश में जन्म मरण के संस्कारों और विधियों, विवाह प्रणालियों, शिष्टाचार, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेलों, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। देखिए, भारत में त्यौहार हिंदू मनाएं चाहे मुसलमान मनाएं, सिख मनाएं चाहे ईसाई मनाएं, सब एक दूसरे को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। आपका कोई मुस्लिम दोस्त है तो आपको ईद में पूछेगा। आपके क्लास में कोई मुस्लिम साथी हैं, कई साथी हैं जो आपको अपने ईद में पूछते हैं, आप होली में उनका आमंत्रण देते हैं। तो इस तरह से सभी धर्मों को लोग अलग अलग मानते हुए भी सब में एकता की भावना दिखती कि नहीं दिखती है। सबके धर्म के समान भावना है कि सब में आदर की बात की जाती है। और आप किसी को होली पर बुलाते हैं तो उनको आदर देते हैं, कोई ईद पर बुलाता है तो आदर देता है, कोई उसको क्या बोलते हैं जो होता है गाय डाढ़ मनाया जाता है, पूजा की जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो गायों का विरोध करते हैं, उनको भी उस दिन खिलाई जाती है। तो भारत में ऐसी परंपराएं हैं जो सबको लेकर मिलने चलने वाली बात होती है। गोधन बोलते हैं उसको, गोधन पूजा। गोधन मन होता है गौधन है, तो गौधन की पूजा, गोधन किसको बोलते हैं? हाँ, वहीं गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन माने गौ वंश बज है, वर्धन माने क्या होता है? बढ़ना। तो वैसी पूजा जिससे गौवर्धन हो, गो का क्या हो। और आप ऋग्वैदिक सभ्यता में जाएंगे तो ऋग्वैदिक सभ्यता में संपत्ति का आधार क्या था? गाय थी, गौ थी। जिनके पास जितनी अधिक गायें हैं, गोप हैं, उतने बड़ी क्या थे? उनकी पहचान होती थी। तो वहीं गोवर्धन पूजा, गायों की पूजा होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत में कि गायों के साथ क्या क्या होता है, फिर भी उनको हम लोग साथ लेकर के चलते हैं। ये धार्मिक एकता की बात कहता है। भाषाई विविधता में एकता। भारत में भाषाओं की बहुलता है, पर वास्तव में वे सभी एक ढांचे में ढली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है। सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। संस्कृत को हम लोग देव भाषा भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? आप देख लीजिए, अंग्रेजी के बहुत से शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से। मातृ मदर बना, भ्रातृ ब्रदर बना। जो लिपि हिंदी लिपि है, चाहे बहुत से फारसी लिपि है, फारसी लिपि के शब्द किस में? देवनागरी में लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते हैं? है भाषा फारसी, फारस में, लेकिन लिपि क्या है उसकी? देवनागरी। फारसी पढ़ने वाला हिंदी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? आप देखे होंगे अपने विषय पाठियों, उनकी तरह से देवनागरी है। तो मतलब ये है कि संस्कृत भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसको आज भारत की भाषाएं या जो शब्द हैं अक्षरशः ज्यों का त्यों या थोड़े बड़े अंतर से उनको बना दिया गया, इसलिए संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। जिसके फलस्वरूप भारत की प्राय सभी भाषाएं अनेक अर्थों में समान बन गई हैं। समस्त धर्मों का प्रचार संस्कृत और पाली भाषा द्वारा हुआ है। संस्कृत के ग्रंथ आज भी देश के रुचि पूर्वक पढ़े जाते हैं। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य तमिल तथा अन्य दक्षिणी प्रदेशों में उतनी ही श्रद्धा एवं भक्ति से पढ़े जाते हैं जितने में पश्चिमी पंजाब में तक्षशिला की विद्वत मंडली और गंगा की ऊपरी घाटी में स्थित नैमिषारण्य में। समस्त देश के विद्वत समाज को, माने विद्वान समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम पहले प्राकृत और संस्कृत भाषा और बाद में अंग्रेजी और आज हिंदी के द्वारा पूर्ण हो रहा है। ये भी भाषाई को बांधता है। भाषा की एकता की इस निरंतरता को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक क्या हैं? मजबूत, और जब तक खंडित हैं तब तक कमज़ोर हैं। तो आपको पता ही होगा
कि 1947 से पहले भारत कई रियासतों में क्या था, बटा हुआ था। वो अलग बात है कि ब्रिटिश भारत ने कुछ रियासतों को मिला करके राज कर रहा था, लेकिन फिर कई रियासतें क्या थीं, स्वतंत्र थीं। लेकिन आज ये सभी रियासतें मिल गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी भारत मंडपम में खोजते चलते हैं कि द बॉस कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है, वो खोज रहे थे कहाँ है, मिलने के लिए आतुर हैं। आज भारत मजबूत हुआ, हम किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक व्यक्ति नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। 146 करोड़ लोगों का, वो 40 करोड़ लोगों का पावर सेंटर है वो, उसको एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहते हैं कि द बॉस। तो मतलब बात ये थी है कि अगर भारत खंडित होता तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री वो नहीं दे देता। नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज मैं भी अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता हूँ और उस तरह से कार्यों को करता हूँ तो मुझे भी द बॉस की उपाधि मिल सकती है। मुझे भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष दौड़ते हुए कहाँ गए, जय जय सर कहाँ गए। तो बात किसी व्यक्ति से नहीं होती है। जिस तरह से लकड़ी के गट्ठर को खोल देने से एक लकड़ी को कोई तोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार भारत एक ऐसा देश है जो कई रियासतों के मिलने से जो गट्ठर बन गया है उसे आप तो हिला भी नहीं सकते हैं, तोड़ने की तो बातें अलग है। तो बात यहाँ आती है कि जब देश मजबूत होता है तो भी राष्ट्र मजबूत होता है, एकता होती है। तो कला और संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में एकता, देखिए किसी भी धर्म के लोग हों, भारतीय सुर और ताल में ही बंधे हुए हैं। वो आप पंजाबी में गाना गाएं, चाहे उर्दू में गाना गाएं, चाहे संस्कृत में कुछ काव्य कहें, ये 7 सुरों से ही मिला हुआ है। वो भोजपुरी का पवन सेठवा निरहुआ गाना गाए, या लेट लता मंगेशकर जी या किशोर कुमार गाएं, या मोहम्मद रफ़ी गाएं, ये सब 7 सुरों में ही गाते हैं। और ये सुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओम से हुई है, ओमकार से हुई है। पूरे विश्व भारत से सुरों को सीखा है। कोई भी देश अगर हारमोनियम पियानो बजा रहा है तो सारे गामों से ही सीखता है, भले उसकी लैंग्वेज जो भी हो। ये 7 सुरों को देने वाला कौन है संसार में? हमारा भारत है। तो अलग अलग इस पद्धतियों में भी क्या है? एकता है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, सिनेमा आदि के क्षेत्र में हमें एक अखिल भारतीय समानता देखने को मिलती है। इन सभी क्षेत्रों में देश की विभिन्न कलाओं का एक अपूर्व मिलन हुआ है। देश के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों एवं अन्य धार्मिक इमारतों में इस मिलन का आभास होता है। दरबारी, मियाँ, मल्हार, ध्रुपद, भजन, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गजल के अतिरिक्त पाश्चात्य धुनों का भी विस्तार सारे भारतवर्ष में है। दक्षिण में निर्मित फिल्मों को डबिंग के साथ हिंदी भाषा क्षेत्र में और हिंदी फिल्मों को डबिंग के साथ देश के कोने कोने में दूसरे भाषाओं में दिखाया जाता है। इसी प्रकार भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी आदि सभी प्रकार के नृत्य भारत के सभी भागों में प्रचलित और सिखाए भी जाते हैं स्कूलों में। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, लेकिन बाहर से आई द्रविड़, शक, सिथियन, हुम, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियां हिंदू समाज में अब इतनी घुल मिल गई हैं कि उनका पृथक अस्तित्व आज समाप्त हो चुका है। तो इसलिए भारत के जो लोग हैं, हम लोग अभी क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको चेहरा देखेंगे तो लगभग कॉमन ही है। कोई इसमें से आपको नहीं लगेगा कोई अंग्रेज का औलाद यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन सबके अगर पूर्वज देखे जाएंगे, सब लोग अलग अलग जातियों के हैं, तो उनके पूर्वज जो भी हैं क्या हैं? कुछ विशेष प्रजातियों के होंगे। लेकिन आज उसमें क्या हो गया है? प्रजातियां मिक्सर हुई हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की अनेक रीति रिवाज, उत्सव, मेले, भाषा, पहनावा आदि में भी समानताएं दिखती हैं। हम होली में अगर नए कपड़े पहन कर अपने भाइयों से गले मिलते हैं तो ईद में तो यही होता है। पकवान घरों में खा करके अपने भाइयों से लोग गले मिलते हैं। दूसरे धर्म और समाज के लोगों को भी गले लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? तो इस प्रकार भारत में अनेक धर्म होते हुए, पर्व त्यौहार होते हुए क्या करते हैं? एक दूसरे के भावनाओं को सम्मान करते हैं। वो अलग बात है कि अपवाद सभी जगह है और अपवादों का भी जगह होना जरूरी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन में विभिन्नताएं दिखाई देने पर भी भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार एवं राष्ट्रीय मूलतः एक है और इस एकता को विखंडित नहीं किया जा सकता। हजारों वर्षों की अग्नि परीक्षा और विदेशी आक्रमणों ने
इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है। भारतीय एकता के संदर्भ में रिचर्ड निक्सन का यह कथन बिल्कुल ही सत्य प्रतीत होता है कि हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। हमारा एकता तो शक्तिशाली बनाता ही है, लेकिन अगर हमें विविधता है तो क्या करता है, वो और अधिक मजबूत बनाता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी में किसी एक प्रजाति के पौधे अगर सूख गए और उस क्षेत्र में दूसरे प्रजाति के पौधे ने उसको आत्मसात तो हरा भरा दिखेगा। तो बात यही है कि विविधता जो होती है वो क्या करती है, ताकत देती है। आज भारत में लोकतंत्र है, अनेक दल हैं, अगर एक ही दल सत्ता में बना रहे तो महत्वाकांक्षी हो जाएगा, दूसरे दल को उसे हराना भी जरूरी है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता है, विपक्ष अगर सत्ता में नहीं आता है, तो सत्ताधारी आज न कल तो महत्वाकांक्षी हो ही जाएगा। इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था कायम है कि विभिन्न दलों का होना क्या है, जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो हमारा निबंध है कि भारत में विविधता में एकता और हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, आप संतुष्ट हो चुके होंगे और आप एक निबंध की रचना स्वयं करें और मुझे व्हाट्सएप द्वारा चाहे मेल द्वारा, कोचिंग का जो मेल है इस पर भेजें आप, और इसका चेक किया जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और नेक्स्ट निबंध क्लास में तब तक मिलते हैं।